नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। गजब देश में चल रहा है। देश में रेल मंत्री कह रहा है कि छोटी मोटी रेल दुर्घटनाओं को कांग्रेस बड़ा तूल दे रही है सोशल मीडिया पर। लाइन लग गई है रेल दुर्घटनाओं की, इतने लोग मर गए और रेल मंत्री को दिख रहा है कि छोटी मोटी रेल दुर्घटनाएं हो जा रही हैं। पेपर से लेकर पार्लियामेंट की बिल्डिंग तक सब लीक हो रहा है, सरकार को मतलब नहीं है। अनुराग ठाकुर खुलेआम जाति जनगणना पर भड़क रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री उनके वीडियो को ट्वीट कर रहे हैं। दिल्ली में बच्चे कोचिंग में पानी भर जाने से मर जा रहे हैं और कोचिंग के मालिक कहीं ना कहीं मैनेजमेंट में जुटे हुए। देश में गजब हाल चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जाति के मुद्दे पर एक नया विवाद शुरू कर दिया है। एक फैसला आ गया है, वो विवाद बनेगा, समाधान बनेगा, इस पर सबकी निगाहें हैं। और भारतीय जनता पार्टी में चल क्या रहा है, खेल क्या हो रहा है, इस विषय पर हम बातचीत करेंगे। और बातचीत में हमारे साथ नागपुर से जुड़ेंगे राजीव रंजन जी, बिजनेस पत्रकार हैं, संघ की बहुत अंदर की खबर रखते हैं। इन तमाम बिंदुओं पर आज उनसे बातचीत शुरू करते हैं। राजीव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका 4PM न्यूज नेटवर्क में। गजब हो गया, रेल मंत्री गुस्से में कह रहे हैं कि बताइए, छोटी मोटी रेल दुर्घटनाएं हो गई और कांग्रेस और ये समाजवादी पार्टी के लोग सोशल मीडिया इनकी बड़ी बड़ी घटनाएं दिखा दे रहा है। रेल मंत्री का गुस्सा जायज है क्या? बहुत अच्छा सवाल पूछा है आपने संजय जी। देखिए, ये पूरी की पूरी जो भारतीय जनता पार्टी की जो कैबिनेट है और जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स हैं, वो अभी तक रिजल्ट के सदमे से उबर नहीं पाए हैं और वो एक बिविल्डर बिवाइल्डर है। मतलब वो एक हिंदी में क्या बोलेंगे उसके लिए एक वर्ड, किंग कर्तव्य वय विमूढ़। हाँ, ये शब्द सही है, किंग कर्तव्य वय विमूढ़। ये लोग उस वाली परिस्थिति में, ठीक है। तो ये अभी तक उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि भाई हो क्या गया हमारे साथ में। ये जो इन्होंने कहा अश्वनी वैष्णव जी ने, इससे ये शोक होता है, इससे ये प्रतीत होता है कि इन लोगों के अंदर में एम्पैथी बिल्कुल भी नहीं है। जनता अगर मरने वाले की संख्या 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, तो ये बोलते छोटी मोटी दुर्घटना है। आप समझिए, किसी देश का मंत्री यदि इस तरीके की बातें करता है तो उससे उसकी निष्ठुर मानसिकता ये प्रतिबिंबित होती है कि किस तरीके से ये लोग जो है जनता जनार्दन के दुखों से डिटैच हो गए, दूर हो गए। इनको ये नहीं समझ में आ रहा कि जनता कितनी ज्यादा परेशानी में जी रही है। ट्रैवल कर रहे लोग रेलवे में बैठ रहे थे, उनको मालूम नहीं है कि हम अपने डेस्टिनेशन तक जिंदा पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे। और यहाँ मंत्री महोदय बोलते हैं कि भाई ये छोटी मोटी घटना है। आपको साफ क्यों वहां बैठाया गया है? आप यदि ये घटनाओं को नहीं रोक सकते हो तो गाड़ी घोड़े बंगले का जो आप सुख ले रहे हो, हैं, ये बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट जो बांट रहे हो। आज आप रेलवे का देखिए 2.5 लाख करोड़ का बजट है, तो ये क्या आपको 2.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बांटने के लिए वहां बैठाया जनता ने? भाई, जिस जनता ने आपको चुन के बैठाया, उनपे यदि किसी भी तरीके का कष्ट हो रहा है तो आप ये बोल रहे हो कि छोटी मोटी घटना। ये तो निर्लज्जता की, मतलब ये इन्होंने असीम सारी जो लिमिट्स रहती हैं, वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर दिया है। इनको बैठ के बोलते हुए टेक्नोक्रेट है, टेक्नोक्रेट है, बहुत बड़े टेक्नोक्रेट। अरे भैया, टेक्नोक्रेट है तो आप सोल्यूशन प्रोवाइड कीजिए। आप सोल्यूशन तो प्रोवाइड नहीं कर रहे हो। अच्छा, एक चीज और आप समझ लीजिए संजय भैया, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में दो दो मलाईदार जो मंत्रालय हैं, वो बिना आपके कॉरपोरेट जगत के पुश के नहीं मिलते। इनके पास में आईटी जैसा एक स्ट्रॉन्ग मंत्रालय है और उसके अलावा रेलवे मंत्रालय है। तो आपको क्या लग रहा है, इंडिया को जो आईटी सुपर पावर कहा जाता है, वो भी अश्वनी वैष्णव के पास में। रेल मंत्रालय जो इंडिया का, मतलब वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट नेटवर्क है, वो भी अश्वनी वैष्णव के पास में। भैया, इनसे अगर रेलवे मंत्रालय नहीं चल रहा तो इनसे अलग किया जाए। ये 2.5 लाख करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट बांटने के लिए इनको रेल मंत्रालय नहीं सौंपा गया है। आपको जो लोग मर रहे हैं, लोग जो कष्ट में यात्राएं कर रहे हैं, उनके कष्टों के निवारण के लिए आपको वहां पे भेजा गया। तो इस तरीके का स्टेटमेंट देना जो है, ये इनकी निष्ठुरता का प्रमाण है और ये बहुत ही गंदा इमेज प्रेजेंट करता है नरेंद्र मोदी कैबिनेट का और नरेंद्र मोदी के मंत्रालय। जी संजय। अच्छा, ये बताइए, आप तो राजीव जी बहुत करीब से देखते हैं सिस्टम को। मोदी सरकार नेताओं की जगह ब्यूरोक्रेट पे इतना निर्भर क्यों हो गई है? मेरा मानना अभी भी यही है कि
समाज में ब्यूरोक्रेट ने बड़ी सफाई से कह दिया कि नेता बेईमान होता है। मेरी धारणा से अलग है। नेता को हर 5 साल बाद इम्तिहान देना पड़ता है। लोगों का दुख दर्द नहीं सुनेगा, उनके सुख दुख में भाग नहीं लेगा, तो नेता को फेल कर देंगे, 5 साल बाद हरा देंगे। देखिए, ब्यूरोक्रेट थे, एक आईएएस आईपीएस 2 साल कमरे में बंद किया और वो ब्यूरोक्रेट हो गया। उसके बाद उसको समाज से कितना सरोकार रहता है, ये मैं और आप देख ही रहे हैं, जान ही रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने अपने मंत्रिमंडल में थोक में भरे हैं ब्यूरोक्रेट। यानी उनको पॉलिटिकल सिस्टम पे भरोसा नहीं है। उनको लगता नहीं है कि ये जो राजनेता हैं, कम खपते हैं, दूध सुख दुख में भाग लेते हैं, इन पे भरोसा नहीं है। और मेरे ख्याल से क्या इतिहास के पन्नों में अगर हम झांकेंगे, अश्विनी वैष्णव से ज्यादा नाकारा रेल मंत्री कोई आपको दूसरा नजर आता है, जिसके जमाने में एक के बाद एक, अभी शपथ, मोदी शपथ 3 में ही 1 दर्जन से ज्यादा दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, मतलब कितने लोग मर चुके हैं। वो कह रहे हैं छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। आपको लगता है इतना नाकारा रेल मंत्री रहना चाहिए भारत सरकार में? सवाल ही नहीं उठता है। ये जो अपने स्लीव्स पे ना, कॉलर पे ये चला के आ रहे कि मैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में भी था, मैं तो कॉर्पोरेट जगत में भी था, मैं सबसे ज्यादा योग्य हूं, और बोल के रेलवे आईटी ले, इनके पीछे कोई तो भी बहुत बड़ी कॉर्पोरेट लॉबी है, या मतलब कोई बहुत बड़ी कंपनी है। अदरवाइज आपको ये 2 मंत्रालय इतने बड़े मिल नहीं सकते थे, और ये दोनों मंत्रालय में बहुत भारी रूप से असफल हुए हैं। इनकी असफलताओं की कहानियों पे मतलब एक किताब मोटी लिखी जा सकती है। अश्विनी वैष्णव के टेन्योर में जो इन्होंने मिस्टेक किया है, जिन चीजों की नजरअंदाज किया है, वो अपने आप में एक अलग कहानियों का एक किताब बन सकता है, संग्रह बन सकता है। आप देखिए, आपने बहुत ही बढ़िया सवाल उठाया कि नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट में इतने सारे टेक्नोक्रेट, ब्यूरोक्रेट क्यों? जब बॉस ही निरंकुश है, जब बॉस का ही प्रजातंत्र पे कोई विश्वास नहीं है, जब बॉस ही अकाउंटेबिलिटी जैसा जो प्रजातंत्र का, डेमोक्रेसी का मूलभूत सिद्धांत है, उसकी नजरअंदाजी करता है, नजरअंदाज करता है, उसको अनदेखी करता है, तो वो चाहेगा कि उसकी जो टीम है उसमें उसी तरीके के लोग, जो सिर्फ और सिर्फ उसके प्रति अकाउंटेबल रहे, उसके प्रति जवाबदेह रहे, ना कि पूरे के पूरे गणतंत्र के प्रति या तंत्र के प्रति, सिर्फ एक आदमी के प्रति वो जवाब दे रहे हैं। तो ये जो ये आज का नहीं है नरेंद्र मोदी का। इन्होंने जब गुजरात में थे तब भी हंसमुख अधिया, और आपके अभी जो आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांता दास, और एक केरल कैडर से आए थे जो अब भी रिटायर हुए 2002 के बाद में, अभी 2024 में उनको दिया गया, मैं नाम भूल रहा हूं। ऐसे ब्यूरोक्रेट्स की मदद से इन्होंने गुजरात को जो है वो रन किया, और इनको लग रहा है, इनको ऐसा प्रतीत होता है कि देश को भी ऐसे ही चलाना चाहिए। तो इसलिए देखिए, हरदीप सिंह पुरी, आर.के. सिंह, देन आपका ये जो राज्य विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, फिर आपके ये रेलवे मंत्री अश्विनी वैष्णव, आपने सारे सारे बड़े मंत्रालय जो है ऐसे लोगों को दे दिए हैं जिनका जनता जनार्दन के प्रति किसी भी तरीके की अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इसलिए देखिए, आर.के. सिंह को हरा दिया लोगों ने। ये लोग खड़े होंगे तो आगे इनको भी हराएंगे। ठीक है, तो कहने का अर्थ ये है कि जब आपका बॉस ही निरंकुश है, जब आपका बॉस ही एक ऐसा वर्क कल्चर बना रहा है जहां पर आपके अंदर एम्पैथी, अकाउंटेबिलिटी, इनकी कोई जगह नहीं है, तो फिर मतलब उनको किस बात का ये है? वो बोलेंगे ठीक है। और कॉर्पोरेट लॉबी जो है, संजय जी इस बात को समझ लीजिए, ये ब्यूरोक्रेट्स और कॉर्पोरेट जो है बहुत ही ज्यादा, मतलब ये मिल के काम करने वाले लोग, ये बहुत ही ज्यादा संलग्न होकर काम करते हैं। तो ये जितने भी ब्यूरोक्रेट्स आ रहे हैं, आप ऐसा मत समझिए कि इनको छांट छांट के लिया गया है इनके टैलेंट के दम पे। ये जरूर कोई ना कोई लॉबी के दबाव में लिया गया है और काम किया गया है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, मुझे इस चीज का बड़ा कष्ट है, दुख है, दर्द है और क्रोध भी है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार थी, तो एक शब्द का बहुत बड़ा मतलब चलन हुआ था। मतलब 2010 से लेकर 2014 तक कंटिन्यूसली हमने ये वर्ड सुना, और वो वर्ड था पॉलिसी पैरालिसिस। आज तो हर हम स्तर पे देख रहे हैं कि चाहे एजुकेशन हो, रेलवे हो, हेल्थ हो, डिफेंस हो, हर जगह पॉलिसी पैरालिसिस। तो आज क्यों नहीं पत्रकार पॉलिसी पैरालिसिस की बात कर रहे? क्यों नहीं आज हर मीडिया में पॉलिसी पैरालिसिस की बात की जा रही है? क्यों नहीं आज ये दिखाया जा रहा है कि इस देश का जो कैबिनेट है, जो मंत्री है, जो प्रधानमंत्री है, संतरी है, तंत्री है, सब के सब पॉलिसी पैरालिसिस के उसमें जो है फंस गए हैं और कुछ काम नहीं कर पा रहे? तो ये पॉलिसी पैरालिसिस वर्ड जो है, इसको फिर से मीडिया के अंदर में चलाने की जरूरत है। और हम देख रहे हैं कि शासन जो है ये पूरी तरीके से पैरालिटिक हो गया।
पैरालिटिक हो गए, काम ही नहीं हो पा रहा है इनसे। तो अब मेरा मानना ये है कि ये जो नॉन परफॉर्मिंग कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, चाहे धर्मेंद्र प्रधान हो, चाहे अश्वनी वैष्णव हो, इनको टाटा गुड बाय करने का समय है। मोदी जी जितना जल्दी कर दें उतना उनके लिए बेहतर है। जी संजय। सही बात है। और इस बीच में कुछ हमारे पार्लियामेंट में कुछ बहुत अच्छे चेहरे, बड़े जिनकी नॉलेज बहुत अच्छी है, वो भी नजर आए। जैसे एक हमारी सांसद बनी है जो कहती थी आज़ादी 2014 के बाद मिली है। वो कहती थी कि भारत के पहले प्रधानमंत्री सुभाष चंद्र बोस थे। उन्होंने ज्ञान दिया है कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं। तो क्या आपको आइडिया है कि राहुल गांधी कौन सी ड्रग्स लेते होंगे? और मैं क्या उन सांसद जी से पूछना चाहिए हमें कि राहुल गांधी कौन सी ड्रग्स लेते हैं? मैडम ये भी बता दीजिए, क्योंकि एक टाइम में तो उन्होंने भी इंटरव्यू दिया था कि वो ड्रग्स व्रग्स के जाल में फंस गई थी, कहीं घर वर से चली गई थी छोड़ के। तो क्या ये जो आरोप है कि राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं, क्या लगाना चाहिए राहुल गांधी जैसे इंसान पर, जो बेचारा पूरे देश पैदल चल चल के जैसे मथा हो, जिसकी छवि अब इतनी अच्छी बन गई है लोगों के दिमाग में, उस पे इस तरह के आरोप लगाना राहुल गांधी ड्रग्स लेते हैं? क्यों करती हैं कंगना जी ऐसा? देखिए ये सब लूज कैनन है संजय जी। मतलब आप किसी के भी चरित्र पे कोई भी सवाल उठा दो, है ना, किसी को कुछ भी बोल दो, ये भाजपा के कुछ लीडर्स का ना ये पर्सनालिटी ट्रेड बन गया। ये जो है ये उनके व्यक्तित्व का अभिन्न अंग हो गया। अब आप बताइए मुझे, मैं बोलता हूँ कि भैया सिर्फ क्यों ड्रग टेस्ट लें, फिर तो अल्कोहल टेस्ट भी लेना चाहिए। हर सुबह आए इनका अल्कोहल टेस्ट करो, हर सुबह आए चेक करो कि नॉन वेजिटेरियन कितने हैं। भैया सनातन के नाम पे तो आपने पूरे देश में तांडव मचा रखा था, है? तो जरा पता किया जाए कि इसमें नॉन वेज, आप तो गौ माता के सबसे बड़े रक्षक और गौ मांस के सबसे बड़े विरोधी हैं, और हर तरीके के मांस के सबसे बड़े विरोधी है। पता किया जाए भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितने लीडर जो है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ये नॉन वेज खा के आते हैं। ये इस तरीके की बेहूदी और फालतू बातें। राजीव जी, मुझे लग रहा है कि किसी ने बदनाम किया होगा बीजेपी को, वरना बीजेपी ने तो बीफ पार्टी से कहीं चंदा नहीं लिया ना। वो तो गलत नाम आ गया होगा ना कि बीफ पार्टी से चंदा किया है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड में। यही तो दोहरे चरित्र को दिखाता है, भाजपा के दोहरे चरित्र। आप ये जो बीच बीच में निकाल देते हो ना, ये हम आधा घंटा बोले इससे इनको दर्द नहीं होगा। आप जो 2 मिनट के अंदर में निकाल के जो पिन पॉइंट कर देते हो, वो चुप जाती है इनके नेताओं को। और मैं आपको बता रहा हूं, एक चीज को आप समझिए कि आपके पास में जब मुद्दे नहीं होते, जब आप डिफेंसिव फुट पे होते, तभी आप अनर्गल बातें करते। दूसरी चीज, कंगना रनावत अपना एक स्पेस बनाना चाहती, ठीक है, अभी नई नई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनी है, तो उनकी तरफ कैसे नजर जाए। वो अपने आप को दिखाना चाह रही कितनी सीरियस है। वो नॉन सीरियस प्लेयर नहीं है, वो सीरियस प्लेयर है, ठीक है। तो वो दिखाने के लिए आप क्या करोगे, आप सबसे बड़े लीडर के ऊपर अटैक करो, जो अपोजिशन का सबसे बड़ा लीडर है, आप उसके ऊपर अटैक करो, ताकि आपके लिए स्पेस आपकी पार्टी के अंदर बने। यही स्ट्रैटेजी, यही टैक्टिक्स जो है, ये स्मृति ईरानी ने यूज किया। और आज आप देखिए स्मृति ईरानी कहाँ है, नामोनिशान। मैं तो 2 महीने से ढूंढ रहा हूं उनको, पता ही नहीं है कि वो कहाँ पे है, कैमरे में एक बार भी नहीं दिखी। तो इस तरीके की टैक्टिक्स। अमेठी अमेठी भी नहीं आई। अमेठी का जो मकान बनाया था वो भी खाली पड़ा हुआ है, वीरान है। वहां रौनक ही नहीं है। अमेठी में भी नहीं आ रही है। लोग याद कर रहे हैं कि आपने मकान बनाया था। अपना मकान तो देख जाओ, आजकल यूपी में कब्जे वब्जे भी हो जाते हैं। अरे आपने एक व्यक्ति का इंटरव्यू लिया था जो, जिनको जबरदस्ती घर में बुला के भारतीय जनता पार्टी में शामिल किया गया था। मेरा ये मानना है कि ये अब सही समय एक बार फिर से उनको बुलाइए कि भैया ये नजारत, ये गुमशुदा का जो है ना, अमेठी के लोग जो हैं, एक एडवर्टीजमेंट निकाल ही दें कि आप इलेक्शन के ठीक पहले, आप जो राहुल गांधी के ऊपर में कटाक्ष करते थे, तो राहुल गांधी के ऊपर तो वो चीजें हो ही नहीं रही है। वो तो आप लोगों पे पूरी तरीके से जो है वो दिख रही है। अब कंगना रनावत जो खुद मान चुकी हैं कि पास्ट में वो ड्रग एडिक्ट रही है, वो बोल रहे हैं कि ड्रग का टेस्ट लो। तो बहुत अच्छी बात है भाई, ड्रग का टेस्ट बिल्कुल लेना चाहिए, पर सिर्फ ड्रग का ही क्यों लेना चाहिए, फिर तो अल्कोहल का भी टेस्ट लेना चाहिए। और चूंकि आप सनातन 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 को बहुत पॉलिटिकली यूज करने की कोशिश की है, तो जरा ये भी पता कर लिया जाए कि कितने आप सनातन के नियमों को फॉलो करते हो। तो मेरा कहना ये है कि कंगना रनावत जो है, अच्छा एक और चीज मैंने देखा है, ये जितने भी लूज कैनन, खासतौर पे जो औरतें, फीमेल पॉलिटिशियन है, ये सब बड़े क्लोजली अनुराग ठाकुर के साथ काम करते। एक पहले नुपुर शर्मा थी, बहुत ही क्लोजली अनुराग ठाकुर जी के साथ काम करती थी। ऐसा उन्होंने वक्तव्य दे दिया
कि गल्फ कंट्री से हमारे ऊपर प्रतिबंध लगने के मतलब आसार दिखने लगे थे। आपको मालूम है हम लोग भारी मात्रा में पेट्रोल आयात करते हैं या अपना क्रूड आयात करते हैं वहां से, पूरी देश की इकोनॉमी को खतरा पहुंच सकता था। तो इस तरीके की बातें जो करना है, जो लूज कैनन, ये खुद ही पार्टी को और गवर्नमेंट को खतरे में डालेंगे। नुपुर शर्मा जी को बहुत ही प्यार से जो है साइडलाइन कर दिया गया। अब ये कंगना रनावत जी फिर वही हिमाचल प्रदेश से आ रही हैं। राजीव जी, मुझे लगता है कि अनुराग ठाकुर में कुछ तो ऐसी योग्यता है जो लोगों को आकर्षित करती है। एक बहुत संजीदा किस्म के नेता हैं, वरना कोई किसी नेता की इतनी हैसियत नहीं है कि भरे मैदान में वो नारा लगा दे, देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। तो ये इतनी योग्यता वाला हुनरमंद आदमी है, मतलब मोदी जी ने पता नहीं क्यों नहीं मंत्री बनाया इस बार। मतलब इतना काबिल कहाँ आदमी मिलता है देश में ना, मतलब गोली वोली मारो सालों को कहने वाला। उनकी योग्यता को कम कर दिया। लेकिन इस बार तो अनुराग ठाकुर के ने राहुल गांधी को वो दे दिया कि लोग कह रहे हैं बीजेपी ने कुल्हाड़ी भी पैर दे मारा। देखिए, गोली मारो ठाकुर जी जो है ना, बाद में बोलते हैं मेडिसिन मारने की मैं बात कर रहा था। गोली जो है वो बोले मैं गोली यानी दवाई गोली मारने की बात कर रहा था। अब देश के गद्दारों को आप दवाई क्यों दोगे भाई, बड़ी महंगी आती है ना। तो तो आप मुझे ये बताइए, देखिए अनुराग ठाकुर जी ने तो जो बोला प्रधानमंत्री जी ने उसको ट्वीट क्यों किया, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। मतलब मैं आपको यही बता रहा हूं, बिना बॉस के, जो ऊपर बैठा हुआ बॉस है, वो यदि इस तरीके के चरित्र के अपने गुण नहीं शो करेगा तो ये नीचे वालों की हिम्मत नहीं होगी कि वो इस तरीके की हरकतें करे। हिम्मत हो कांग्रेस के अंदर में एक करके बता दे, राहुल गांधी अगले दिन बाहर कर देंगे। वो चरित्रवान आदमी है, वो एकदम बाबा संत वाले उसमें चले गए, कोई लालच में किसी उसमें नहीं है, ठीक है। तो पार्टी के भी दूसरे जो लीडर्स हैं वो देख रहे हैं वहां से, और वहां से वो बोलते कि भाई जब हमारा लीडर ऐसा है तो हम लूज कैनन नहीं हो सकते। आप देखिए कोई फालतू के स्टेटमेंट नहीं आते कांग्रेस के एक भी प्रवक्ता से लेके नेता तक, क्योंकि उनको मालूम है कि जो उनके ऊपर बैठा हुआ शीर्ष पे व्यक्ति है वो बहुत ही डिसिप्लिन्ड है, वो सौम्यता में विश्वास रखता है, वो एम्पैथी में विश्वास रखता है, वो विश्वास रखता है कि आपको दूसरों का अपमान नहीं करना चाहिए, अपमानजनक शब्द नहीं यूज करने चाहिए, वो समाज के दबले कुचले वर्ग के लोगों के बारे में बात करता है। तो ये चीजें जो है, ये जो बाकी लीडर्स हैं वो भी आत्मसात कर रहे हैं। पर जब आपके ऊपर उठा हुआ बॉस जो है वो कुछ भी अनर्गल बातें कर देता है ना, लूज कैनन है, तो नीचे वाले भी लूज कैनन ही रहेंगे, कुछ भी बातें अनर्गल बातें करेंगे। तो ये क्या है, लीड बाय एग्जाम्पल। तो जो एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं वही एग्जाम्पल ये बन रहे हैं। अब ये बोलते हैं मैंने किसी की जाति थोड़ी ना पूछी। जो स्टेटमेंट इन्होंने दिया कि जिसकी जाति का पता नहीं वो जनगणना की बात करते हैं, तो साहब ये, और उसके बाद बोलते मैंने तो किसी की जाति पूछी नहीं। तो ये तो कोई नहीं बोलता कि भैया बैल बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, क्रूर बुद्धि वाले लोग जो है वो उधार की बुद्धि की कैसे बात करते हैं। अब हम ये नहीं बोल रहे कि भैया बैल बुद्धि अनुराग ठाकुर है, या भ्रष्ट बुद्धि जो है वो नरेंद्र मोदी है, या क्रूर बुद्धि अमित शाह है। आप कुछ भी अपने तरफ से अंदाजा लगाइए, हम तो नहीं बोल रहे हैं। पर आप जो है इस तरीके के एक सिंबल्स फेंक दे रहे हैं और उसके बाद में बोल रहे हैं कि मैंने कहा ये चीज कहा। तो ये इस तरीके की जो बातें हैं, ये पहली बात तो संसद में होनी नहीं चाहिए। ये असंसदीय भाषा का इस्तेमाल जो है वो होना नहीं चाहिए। और हम लोग ये एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई जो हमारे लीडर चुन के आए वो कोई सार्थक बहस करे, समाज के दबे कुचले वर्गों के लिए कुछ सोचे, मिडिल क्लास हमारे आपके जैसे लोगों के लिए कुछ सोचे। तो ये बात कोई ये बात नहीं कर रहा है कि भाई ये जो इतने जो बच्चे आईएएस की तैयारी कर रहे हैं या मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं, कभी पेपर लीक हो जा रहा है, कभी पानी भर के बच्चे मर जा रहे हैं, कभी ट्रेन एक्सीडेंट हो, तो ये देश की जो व्यवस्था चरमरा गई है उसको हम कैसे सुधारें, उसको कैसे ठीक करें, इस पे तो कोई बहस ही नहीं हो रही, बातचीत ही नहीं हो रही, और बात हो रही है एक दूसरे के ऊपर अटैक किया जा रहा है। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल से संजय जी, ये बड़े ही गलत दिशा में प्रजातंत्र की बहस जा रही है। नकली बहस इस संसद में चलाई जा रही है, असली मुद्दों को पकड़ा नहीं जा रहा, असली मुद्दों पे बात नहीं हो। ठीक बात है। ये कोचिंग की बात आपने करी, दिल्ली में ऐसी कोचिंग, कोटा में ऐसी कोचिंग, ये कोचिंग चलाने वाले बड़े बड़े धन्ना सेठ जो ज्ञान की बातें करते हैं और बच्चों को ऐसे मरते हुए छोड़ देते हैं। क्या ऐसे लोगों को अब कोई नियम कायदे में लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए? बिल्कुल लाना चाहिए, और अभी तक क्यों नहीं लेके आए भाई। आप सोचिए ये कोचिंग इंस्टीट्यूट वाले जो हैं
ये सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल करके, पब्लिसिटी का इस्तेमाल करके ये बच्चों को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। जिन बच्चों की कैपेबिलिटी नहीं, इनको मालूम रहता है कि भाई ये नहीं कर, तो उनसे भी 2.5-3 लाख रुपए लेते हैं। और ऐसी अमानवीय स्थिति में बच्चे जीने के लिए मजबूर हैं कि वहां प्रिपरेशन क्या करेंगे वो। उससे अच्छी प्रिपरेशन तो घर में कर लें। अरे उससे अच्छी प्रिपरेशन तो संजय मैं बोलता हूँ एक आधे घंटे का प्रोग्राम आप मेरा रख दीजिए 4 PM पे, मैं इनकी करा दूं ऑनलाइन। पर ये इस तरीके की अमानवीय स्थिति में जिस तरीके की प्रिपरेशन की जा रही है, वो प्रिपरेशन में, वो उस स्थिति में रह के बच्चे प्रिपरेशन कर ही नहीं सकते। और जो इनके टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, आप देखिए वो तो मतलब ऐसा हो गया कि वो स्टारडम के आदी हो गए, स्टारडम में जी रहे हैं। वो आएंगे लल्लन टॉप्स टाइप जो है, जो मतलब एक पब्लिसिटी, मैं तो बोलता हूँ पब्लिसिटी का एक सबसे बड़ा इंडिया का प्लेटफॉर्म है। आप देखिए जितने बड़े बड़े नेता, क्रिकेटर, फिल्म स्टार, इन लोगों के सॉफ्ट व्यक्तित्व को उभारने का, उनको दिखाने का और उनके अच्छे गुणों को अवतरित करने के लिए सबसे बेस्ट मीडिया, ठीक है, ये वहां आके जो है ये अपने व्यक्तित्व का इनका बखान किया जाता है, इनके लाखों में फॉलोअर्स बनाए जाते हैं। तो ये जब ये सारे काम कर रहे तो इनको ये नहीं मालूम है कि हमारा जो मूल बिजनेस है, जो हमारा प्राइम बिजनेस है, उस बिजनेस के अंदर में हमको कौन से लॉ की नीतियों को फॉलो करना चाहिए। क्या आपको ये नहीं पता है कि भैया दिल्ली में नियम है बेसमेंट के अंदर में क्लासेस नहीं होनी चाहिए। आप क्यों रन कर रहे हो? आप किस तरीके के फ्यूचर के IAS IPS या सिविल सर्विस बना रहे हो? जब आप खुद भ्रष्टाचार के काम कर रहे हो तो जिनको आप कोचिंग दोगे वो लोग किस तरीके से आप सोचोगे कि वो ईमानदार जो है, ईमानदार IAS ऑफिसर हमको मिलेगा, ईमानदार IPS ऑफिसर मिलेगा। भाई भ्रष्टाचार की नींव तो आप रख रहे हैं। वो देख रहे हैं कि पैसे कमाने के लिए हमारे जो गुरु हैं वो किस तरीके के कार्य कर रहे हैं, ठीक है। और उनका हमारे जो कोई एम्पैथी नहीं है, सिर्फ नोटा गिनना, रोकड़ा, बैठ के पैसे गिनते रहो कितने आ रहे और अब बातें कर रहे कि भाई हम थोड़ा जिम्मेदार है। एक ऐसे गुरुजी हैं जो बच्चों को मतलब वो अपना जवानी का जो है ना बड़ा गुंडई वाला छवि दिखा के उनको जो है अपनी तरफ आकर्षित करते कि कट्टा चलाओ कट्टा। मैं अवध ओझा जी की बात करूं, चल नाम ही ले लेता हूँ। भैया ये इस तरीके से पढ़ाया जाता है। और कल जब आपसे क्वेश्चन किया गया तो आप बोल रहे हो कि मैं वहां गया नहीं क्योंकि नॉन सोशल एलिमेंट है। तो अब तो ये पता चल गया। देखिए ये जो छात्र वहां पे बैठे हुए हैं वो क्यों बैठे हैं? वो बोल रहे हैं कि आप हमसे 2.5-3 लाख लेते हो और आज हम इतनी बुरी स्थिति में जी रहे हैं, आप लोग हमारे बीच में आके हमको संबोधित नहीं कर रहे हो, हमारी समस्याओं को दूर करने का, निवारण करने की बात नहीं कर रहे हो। ये डर के मारे नहीं जा रहे। इनका डर यह कि हम कहीं पिट ना जाए। और इनको ये मालूम है कि ये कोई नॉन सोशल, ये एंटी सोशल एलिमेंट नहीं करेंगे, ये इन्हीं के छात्र पीट देंगे इनको। उस डर से जो है ये वहां जाना नहीं चाह रहे, क्योंकि इन लोगों ने आज तक सिर्फ पैसे गिनने का काम किया है संजय जी। इन्होंने कभी बच्चों से ये नहीं पूछा कि आपके लिए हम क्या ऐसा करें कि आप मेंटली सुकून रह के अपनी प्रिपरेशन कर सको। बेसमेंट में आप क्लासेस चला रहे हो, जहां बाढ़ आ जा रही है, जहां बच्चे मर जा रहे हैं, इलेक्ट्रोक्यूशन हो जा रहा है, एक बच्चा पहले मरा हुआ है। तो ये सारे के सारे शिक्षकों को अब समझने की जरूरत है कि लीड बाय एग्जांपल। आप जैसा एग्जांपल सेट करोगे वैसे ही फ्यूचर के आप सिविल सर्वेंट्स तैयार करोगे। यदि आप भ्रष्टाचार की नींव रखोगे, आप दिखाओगे कि पैसे के प्रति आप बहुत ज्यादा लालची प्रवृत्ति के हो, तो वैसे सिविल सर्वेंट्स आप तैयार करोगे। तो इनको सुधरने की जरूरत है। जी संजय। बिल्कुल सही है राजीव जी। आखिर चलते चलते बात सुप्रीम कोर्ट के फैसले की भी कर लेते हैं, जिसमें कोटा में कोटे को उन्होंने मंजूरी दे दी है। क्या इसके राजनीतिक परिणाम होंगे? बहुत बड़ा डिसीजन लिया गया है और मैं व्यक्तिगत रूप से जो गवई साहब हैं उनको आज से नहीं 20 साल पहले से जानता हूँ, नागपुर के ही हैं। उनके पिताजी भी गवर्नर रहे, उन्होंने अलग से एक जजमेंट लिखा है इसके अंदर, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए कि जातिगत जनगणना की जो बात है उसका जो है रास्ता जो है इस जजमेंट ने क्लियर कर दिया। ये बात बिल्कुल सही है गवई साहब ने जो बोला, जस्टिस गवई साहब ने, कि शेड्यूल कास्ट के अंदर भी बहुत सारी शक्तिशाली जो है ना उपजातियां बन गई और सभी जातियां एक समान नहीं है। तो अब जो बोला गया कि आप जो है उपजातियां बनाइए और जो ज्यादा दबी कुचली है, जो ज्यादा जिनको अवसर नहीं मिले, उनको आप सामने लेके आइए। तो ये बिना जातिगत जनगणना के और बिना किसी भी तरीके के एनालिसिस और सेंसस के पॉसिबल नहीं है। तो ये एक रास्ता खोल रहा है, पहली चीज। दूसरी चीज आप इस बात को समझिए
18% के आसपास शेड्यूल कास्ट है इस देश में और 8% के आसपास में शेड्यूल ट्राइब। तो यानी कैलकुलेशन इजी हो इसलिए हम 25% पकड़ लेते, ठीक है, 25 से थोड़ा ज्यादा ही है और 25% पकड़ लेते हैं। यानी 140 करोड़ की जनता में 14, 28 और 7, 35 करोड़ जनता जो है वो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को बिलोंग करती है। अब 35 करोड़ जनता में आप संजय जी इस बात को समझिए कि इस देश में हर साल 2 से 3 लाख से ज्यादा गवर्नमेंट जॉब नहीं निकलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट। यदि इसके अंदर में SC ST कोटे को भी हम अलग रख दें, ठीक है, 28% के आसपास में कम हुआ है पर कैलकुलेशन के लिए हम पकड़ ले 25% पकड़, तो आप 3 लाख का 25% कितना हुआ? 30,000, 30,000 और 15, 75,000। अब आप सोचिए 33 करोड़ की पॉपुलेशन है, ठीक है, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की, और 75,000 वैकेंसी निकल रही है। 1 लाख पकड़ लीजिए, मान लीजिए 1 लाख लोगों को 33 करोड़ में से चुनना है हर साल। तो क्या आपको लगता है कि ये जो पॉलिसी लेके आई गई थी कि भाई जो समाज के दबे कुचले लोग हैं, जो सबसे आखिरी पंक्ति में बैठे हैं, उनको फायदा पहुंचे? अब ऐसा हो गया कि SC ST के अंदर में भी वर्ग बन गए और जो क्रीमी लेयर नहीं होने के कारण, अब बताइए जो शेड्यूल कास्ट IAS ऑफिसर है उसके बेटे को क्यों मिलना चाहिए कोटा, ST के बेटे को क्यों मिलना चाहिए? तो ये बहुत ही अच्छा जजमेंट किया गया है। जिनको वाकई में फायदा मिलना चाहिए, जो आज भी SC ST में नीचे के पायदान पे बैठे हुए लोग हैं, अब ये उनका हैंड होल्डिंग करके उनको ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी। देखिए SC ST कोटा होना चाहिए, ठीक है, और होने का रीजन क्या है कि नीचे के लोग ऊपर आने चाहिए जो इतने सालों से शोषित हैं। तो ये जो उप जातियों की कैलकुलेशन की बात है, ये बहुत ही इसके दूरगामी असर होंगे और मेरा ऐसा मानना है कि ये भारत की पॉलिटिक्स को और भारत के एडमिनिस्ट्रेशन को आने वाले दिनों में परिभाषित करें। जी संजय। बिल्कुल ठीक बात है, बहुत बहुत बढ़िया, शुक्रिया राजीव भाई, इतनी सारी बातें करी, बातचीत मजा आया, शुक्रिया। ये थे राजीव रंजन जी और हम लोग देश की राजनीति के विभिन्न आयामों पर बातचीत कर रहे थे। मुझको यकीन है ये चर्चा आपको पसंद आई होगी। चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपनी राय से अवगत कराइएगा। शुक्रिया, थैंक यू।